हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार रविंद्र की पाठशाला पे। जितने भी विद्यार्थीगण बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम आपका नजदीक आ रहा है, सेटिंग के भरोसे मत बैठिए, तैयारी कीजिए। और तैयारी में यदि आपने अभी तक कहीं से कोई प्रैक्टिस सेट नहीं किया है तो कम से कम इस बुक को मार्केट से लाइए और 21 सेट मेरे साथ रगड़ दीजिए। मैं इस प्रैक्टिस सेट में कराऊंगा आपको मैथ्स, हिंदी और इंग्लिश। इतना तो आप कर लीजिए कम से कम। जो बच गया अगर कोई टीचर से करते तो ठीक है, नहीं तो कम से कम रट जाइए, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। तो ये बुक लाइए। आप सेटिंग उटिंग के भरोसे बैठेंगे तो मात्र 150 के चक्कर में आप 1.5 लाख फंसा देंगे और नौकरी होगा नहीं होगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन गारंटी है कि सेटिंग में नौकरी नहीं होता है। पैसा आपको लेकर भाग जाए तो वो आपके नसीब से ही नौकरी निकलता है। तो ज्यादा कुछ इधर उधर ना सोचे, पहले अपने से खुद से प्रयास कीजिए निकालने का, ठीक है। सेटिंग के चक्कर में रहेंगे जिंदगी आपका बर्बाद हो जाएगा। तो चलिए इस प्रैक्टिस सेट 4 में सबसे पहले मैं आपको कराऊंगा मैथ्स, उसके बाद हिंदी और उसके बाद इंग्लिश। कुछ अपने से भी आप कर लेंगे, रट लेंगे। तो सबसे पहले मैथ्स कराऊंगा ताकि आपको दिमाग पर जो कुछ लोड पड़ेगा ना बाद में तो आप नहीं सह पाएंगे। इससे पहले कि आप पहले ही तो लोड ले लीजिए, बाद में लोड नहीं लेना है। नहीं तो बाद में बोलिए कि सर हिंदी इंग्लिश पढ़ने के बाद मन नहीं करता है मैथ पढ़ने का, मैथ पढ़ने के बाद हिंदी इंग्लिश पढ़ने का मन करता है। तो पहले मैथ्स पढ़िए। मैथ्स का प्रश्न स्टार्ट होता है 91 से, और 91 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में लिखा गया सेक स्क्वायर 30 डिग्री का मान, प्लस कॉट स्क्वायर 45 डिग्री का मान, माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान, और कॉस स्क्वायर 30 डिग्री का मान। सबका मान आपको पता है तो पुट कीजिए और सबका होल स्क्वायर करके आंसर निकाल दीजिए। तो सेक 30 डिग्री का मान आपको पता होना चाहिए कि सेक 30 डिग्री का मान होता है √3/2। स्क्वायर दिया गया है तो स्क्वायर दे दीजिए, प्लस कॉट 45 डिग्री का मान एक होता है 1 का स्क्वायर, माइनस कॉसेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान होता है 2/√3 इसका होल स्क्वायर, मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान होता है √3/2 और इसका कर दीजिए होल स्क्वायर। पूर्ण रूप से अगर देखिएगा होल स्क्वायर करने के बाद तो ये हो जाएगा, स्क्वायर करने पर रूट कर जाएगा तो 3/4 हो जाएगा, ये प्लस 1 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, ये सेम है और ये भी सेम है। ऐसे करेंगे तो ये कट जाएगा, स्क्वायर है तो भी कट जाएगा, और फाइनली यहाँ पे -1 बचे काटने के बाद, और एक कैंसिल हो जाएगा तो बच जाएगा 3/4, यानी कि सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। कर लीजिएगा। अगर आपको याद नहीं रहता तो निकालने का तरीका आपको बहुत बार बता चुके हैं, आप इसी चैनल से सीख सकते हैं। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 92। प्रश्न संख्या 92 में क्या दिया गया है? यदि पेट्रोल के दाम में 25% की वृद्धि हो जाए तथा अब राज्य पेट्रोल पर 15% अधिक खर्च करने का इरादा करता है तो उसके पेट्रोल में खपत में कितना % का कमी करना होगा? सभी को पता होना चाहिए कि जब बढ़ना और घटना की बात आता है तो आपको इनिशियल और फाइनल लिखना पड़ता है, इनिशियल और ये फाइनल। रेट में क्या हुआ? दाम मतलब रेट, रेट में 25% का वृद्धि, तो 25% वृद्धि, 25% का मतलब होता है डियर 1/4। नीचे वाला इनिशियल होता है, मतलब 4 से बढ़ता है तो जोड़ दीजिए 5 हो जाएगा इसका रेट। रेट के बाद लिखते हैं यहाँ पे क्वांटिटी, और रेट को क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, सॉरी रेट को कंजप्शन से, खपत से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे आता है खर्च, यानी कि एक्सपेंडिचर। यहाँ पे खर्च के बारे में बोला है 15% अधिक खर्च करता है, तो 15% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 5/3, 5 से 20, 20 से कितना हो जाएगा तो 23 हो जाएगा, ठीक है। अब ये होता क्या है आप सभी को पता होना चाहिए कि 4 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 हो जाएगा, क्योंकि रेट का मल्टीप्लाई कंजप्शन से, दाम का अगर हम खपत से मल्टीप्लाई करेंगे तो खर्च आता है, तो 4 का किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 20 आएगा। बोलेगा सर 5 से, लेकिन ये 5 कैसे आएगा? ये 5 आएगा 20/4 करने से। उसी प्रकार से नीचा वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, तो वो 23 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। अब क्या कीजिए? क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 20/5 हो जाएगा यहाँ पे 100, और 23 चौका 92। तो यहां देखिए कि यह 100 से 92 हो गया तो कितना का कमी? 8 का कमी, यानी 8% सही जवाब बन जाएगा। कोई दिक्कत नहीं। अगला सवाल डियर ये रहा आपके सामने 93। 93 में क्या लिखा गया है? 3 धावक ए, बी और सी एक दौड़ लगाते हैं। बी जो है सी से 24 मीटर आगे है, ए से 36 मीटर आगे अपनी दौड़ पूरी करता है। कथन है कि बी जो है सी से 24 मीटर आगे तथा
ए से 36 मीटर आगे अपनी दौड़ पूरी करता है, जबकि सी जो है ए से 16 मीटर आगे अपनी दौड़ पूरी करता है। यदि सभी धावक अपनी एक समान चाल से दौड़ता है तो दौड़ की लंबाई क्या होगी? सबका चाल क्या है? समान है, और सबका चाल समान है तो यहाँ पे कंसेप्ट लगेगा। उस कंसेप्ट से पहले एक वैल्यू लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि यह डिस्टेंस जो दौड़ रहा है, यह डिस्टेंस है डी, यहां से लेकर यहां तक मान लेते टोटल डिस्टेंस। तो दूरी को आप मान लीजिए कि दूरी क्या है? डी है। अब यहां पे दूरी बराबर डी मान लिए, दूरी बराबर कितना मान लिए? डी। तो बोला है कि बी जो है सी से 24 मीटर आगे है तथा ए से 36 मीटर आगे अपनी दौड़ पूरी करता है। मतलब बी जो है दौड़ पूरी कर लेता है। तो बी जब दौड़ समाप्त कर लेगा, बी दौड़ समाप्त करने पर, समाप्त करेगा तब, जब बी समाप्त दूरी करता है तब यह देखता है कि वह सी से 24 मीटर आगे है। इसका मतलब हुआ कि बी जो चला होगा ना, वह कितना चला होगा? बी कितना चला होगा? तो यहां पे देखिए पूरा डिस्टेंस डी है, तो बी अगर दौड़ कंप्लीट कर लिया, इसका मतलब डी डिस्टेंस चल दिया। यह पीछे मुड़कर जब पहुंच जाता है तो देखता है कि वह सी से 24 मीटर आगे है। यानी सी जो दूरी तय किया होगा वह कितना किया होगा? पूरे डिस्टेंस से 24 मीटर पीछे, 24 मीटर यह आगे है। यानी कि सी जो रहा होगा वह 24 मीटर पीछे रहा होगा, यानी कि डिस्टेंस से 24 मीटर पीछे। और यही बी ए से 36 मीटर आगे है, यानी ए जो डिस्टेंस तय किया होगा पूरे डिस्टेंस से 36 मीटर कम। ये कम क्या होगा? तो अगला ज्यादा है, इससे आगे है। तो ये हो गया। उसके बाद दूसरा कंडीशन है, उसके बाद सेकेंड कंडीशन क्या है? जबकि सी ए से 16 मीटर आगे दौड़ पूरी करता है। यहां पे दौड़ कौन पूरी कर रहा है? सी। जो दौड़ पूरी करेगा उसको लिखना है। यहां पे जब सी दौड़ समाप्त करेगा तब, सी दौड़ समाप्त करेगा तब, जब सी दौड़ समाप्त करेगा तो वह उस टाइम में ए से 16 मीटर आगे। तो सोचिए ए कितना दूरी तय करेगा? देखिए सी तो दूरी तय करेगा डी, सी के लिए दूरी डी, क्योंकि सी दौड़ समाप्त कर दिया। और ए के बारे में देखा जाए सी की अपेक्षा तो 16 मीटर आगे है सी, यानी कि यह डिस्टेंस से 16 मीटर पीछे है ए। अब यहां पे भी ए और सी का वैल्यू है, यहां भी ए और सी का वैल्यू है, दोनों का चाल समान है, सबका चाल समान है। तो क्या करते हैं कि ए बटा सी, और यहां भी निकालिए ए बटा सी, दोनों का रेशियो आपस में क्या होगा? बराबर। मेरा कहने का मतलब है कि ए बटा सी निकालेगा तो डी बटा डी माइनस 36 बटा में डी माइनस 24, यह क्या हुआ? ए बटा में सी। और यहां भी ए बटा सी लिखिएगा तो यह आपस में क्या देगा? बराबर देगा रेशियो। सी का मान यहां पे डी है क्योंकि सी दूरी तय करता है टोटल, ये आपस में बराबर। जैसे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहां से आपको निकल के क्या आएगा? डी का डी से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या आएगा? डी स्क्वायर आएगा। डी का 36 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस 36 डी आएगा। फिर आपको क्या करना पड़ेगा? इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो पहले डी को डी से मल्टीप्लाई कीजिए तो डी स्क्वायर, डी को माइनस 16 से कीजिएगा तो माइनस 16 डी आएगा। फिर माइनस 24 को डी से कीजिएगा तो माइनस 24 डी होगा, और माइनस 24 को माइनस 16 से कीजिएगा तो 16 चौका 64 और माइनस माइनस प्लस, 16 चौका 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32, 6 38। अब यहां देखिएगा तो डी स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है तो कट जाएगा। जैसे यह कटेगा तो माइनस 36 डी, और ये माइनस 16 और माइनस 24 माइनस 50, तो इधर आके प्लस 50 डी हो जाएगा। सॉरी 50 नहीं बल्कि 40 डी हो जाएगा, और बराबर में हो जाएगा 384। यहां से घटाइएगा तो 4 डी प्लस में हो जाएगा 384। डी का मान निकालिएगा तो 4 9 36, 4 चौक 24, यानी कि डी का मान आ जाएगा ऑप्शन डी 96 मीटर। तरीका क्या लगाना है कि जो दौड़ कंप्लीट करेगा वह टोटल दूरी तय करेगा, उसके कंपैरिजन में ए सी का मान क्या है, ए का मान क्या है। यहां फिर सी दौड़ कंप्लीट करता है, उसके कंपैरिजन में ए का मान इतना है।
बस आपस में क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। यही आपका सही आंसर है। अगला प्रश्न ये रहा डियर आपके सामने। प्रश्न में दिया गया है कॉसेक क्यू प्लस साइन क्यू इंटू कॉसेक क्यू माइनस साइन क्यू का मान ज्ञात कीजिए। अब इसका मान कैसे ज्ञात कीजिएगा, तो आप सभी को पता होना चाहिए क्या ए प्लस बी और ए माइनस बी है। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर कॉसेक कॉसेक क्यू का होल स्क्वायर ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर क्यू। अब आपको पता होना चाहिए कि कॉसेक स्क्वायर का मान क्या होता है। तो डियर कॉसेक स्क्वायर का मान होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू, यह कॉसेक स्क्वायर का मान होगा। और साइन स्क्वायर का मान होता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यू। अब यहां से होगा क्या कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर क्यू माइनस 1, अब माइनस माइनस प्लस कॉस स्क्वायर क्यू। यहां पे ध्यान दीजिएगा तो -1 से ये +1 गायब हो जाएगा। कॉट स्क्वायर क्यू और कॉस स्क्वायर क्यू कहीं पे दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल दिखाई दे रहा है। करेक्ट आंसर ऑप्शन है। इस प्रकार से बनेगा। इसका ये फॉर्मूला आता है कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। सबको पता है, ये बात 10th में ही पढ़ना है। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, प्रश्न में लिखा गया है 4 दोस्त अलका भादुर कैंडी और डोरोधी, उनके पास 8, 21, 13 और 31 पत्थर है। इसीलिए इन्हें कितने समान पत्थर खरीदना चाहिए जिससे अलका और भादुर के पास पत्थर की संख्या का अनुपात जो होगा कैंडी और डोरोधी के पत्थर की संख्या के बराबर होगा। तो यहां देखिए अलका और माधुर के पास का जो रेशियो होगा, अनुपात होगा पत्थर का, तो यहाँ पे ए से अलका अब बटे में बी से भादुर, जो बराबर होना चाहिए वह के से कैंडी और डी से डोरोधी के बराबर। तो यहाँ पे अलका के पास कितना है 8 है, उसके बाद भादुर के पास कितना है 21 है, बराबर इसके पास है 13 और इसके पास है 31। निकालने का 2 तरीका, इसके पास कितना और होना चाहिए, तो मान लेते हैं कि इसके पास 100 होना चाहिए, तो सब में 100 जोड़ दीजिएगा, तब जाके क्या हो जाएगा समान अनुपात में। अब यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का मान निकाल लीजिए। या दूसरा तरीका है कि इसमें ऑप्शन को रखिए और जिस ऑप्शन को रखने से ये सेटिस्फाइड कर जाए वही इसका सही जवाब है, तो ऑप्शन रख के भी बना सकते हैं। और नहीं तो इसको क्या कीजिए क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर कैसे निकालते हैं। देखिए करना क्या होता है 31 और 8 ये कितना होता है डियर 39x, 31 और 8 39x, जोड़ना है 13 और 21 24x, घटा दीजिए बराबर 31 गुने 8 माइनस 21 गुने 13। ये करना है शॉर्टकट तरीका। ये घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका डियर 15x। 31 8 कितना होता है 8 कम 8 8 24 248 माइनस 13 कम 13 हासिल 1 13 दूना 26 और 1 37 26 1 27 273। अब ये 15x यहाँ पे जरूरी नहीं है कि माइनस में लिखिए, आप चाहे तो 31 गुने 18 को बाद में लिख सकते थे, इसको पहले घटाए तो प्लस में आता तो प्लस में ही लिखिएगा। घटाइएगा तो ये कितना आ जाएगा डियर 48 2 50 23 25 आ जाएगा, ये 25 आ जाएगा क्या 48 2 50 23 2 25। यहाँ पे एक चीज गड़बड़ है 31 8 39 21 13 34 सॉरी 21 और 13 होगा 34। यहाँ पे आ जाएगा कितना 5x बराबर कितना 25। यहाँ पे घटाइएगा तो आ जाएगा 25 और इसीलिए x का मान डिवाइड करने पर आ जाएगा 5, यानी कि करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन सी हो जाएगा। कर लीजिएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। एकदम शॉर्टकट तरीका लगाना है 31 8 39x 13 21 34x आपस में घटा देना है, माइनस में नहीं आंसर प्लस में लिखिए। 31 गुने 8 माइनस 13 गुने 21 या 13 गुने 21 माइनस 31 गुने 8 और बराबर करके x का मान निकाल लीजिए। ये था सबसे शॉर्ट तरीका। अगला प्रश्न 96 ये रहा आपके सामने।
प्रश्न संख्या 96 में क्या दिया गया है? साहिल 24 दिनों में काम का एक टुकड़ा कर सकता है। यदि काजल साहिल से दोगुना जल्दी काम करती है तो काम करने के लिए वे कितनी देर लगाएगी? दोगुना जल्दी काम करने का मतलब हुआ कि उसकी क्षमता ज्यादा है। तो यहाँ पे सिंपल ऐसे से साहिल कैसे काजल। अगर क्षमता की बात करें, क्षमता, तो साहिल का एक क्षमता है, यह दुगना जल्दी करता है तो इसका क्षमता काजल की 2 हो जाएगी। बोलता है कि साहिल 24 दिन में काम करता है। समय के बारे में बोले तो समय लेता है यह 24 दिन। अब ये 24 दिन लिया तो जरा आप सोचिए, एक क्षमता है 24 दिन तक लिया, इसका मतलब 24 काम कर दिया। ये काम कितना किया? 24, तो 24 काम रहा ही होगा। बोला है तो काम करने के लिए वे कितनी देर? वे का मतलब क्या हुआ? वे दोनों, वे का मतलब वे दोनों, मतलब दोनों मिलकर इसी काम को कितना दिन में करेगा? तो टोटल काम अगर S प्लस K मिलकर करेगा तो टोटल काम 24 है। इसकी क्षमता के बारे में बात करें तो 1 2 3 डिवाइड करेंगे तो 8 दिन करेक्ट जवाब हो जाएगा। दोनों मिलकर इस काम को करने में लेगा समय। अगर ये पूछता है कि काजल कितना दिन में करेगा स्पेशल, तो 24 ही काम है ना, एक के हिसाब से करा 24 दिन, 2 के हिसाब से करेगा मुझबानी, आप 12 दिन भी आंसर बोल सकते थे जब ऐसा प्रश्न रहता तब। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 97। एक टावर की ऊंचाई 12√3 मीटर है। एक कार जो टावर की तरफ जा रही है, टावर की छत पर उन्नयन कोण 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है, तो कार को शुरुआती बिंदु से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? ये आपको बताना है। मतलब ये बताना है कि सपोज दैट कि ये टावर है और यहां पे मान लेते हैं कि कार है, यहां पे कार है, 10 सेकंड में 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब पहले था इसका 30 डिग्री कोण, 10 सेकंड जब चलेगा, सपोज दैट कि यहां से लेकर यहां तक चला तो यहां पे आ जाएगा, तो यहां कोण कितना बनाएगा? 60 डिग्री का। और ये टावर की ऊंचाई बोले तो 12√3 है और ये 10 सेकंड चला, यहां से लेकर यहां तक कितना लिया है? 10 सेकंड का टाइम लिया है। तो आपको बताना है तो कार को शुरुआत बिंदु से टावर तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? शुरुआत बिंदु यहां है, टावर तक पहुंचने में यहां तक लगेगा, कितना समय लगेगा? तो यहां पे अगर देखा जाए ABC और यहां पे रख देते हैं D। यहां पे देखा जाए कि D से लेकर C तक का सिर्फ टाइमिंग बताया है, दूरी नहीं बताया है। तो अगर दूरी बताता तो इससे पता चल जाता कि इतना दूरी इतना सेकंड में तय करता है, तो हम ये पूरा का दूरी निकाल लेते हैं B से लेकर D तक, और B से D तक का जो दूरी होता, B से D तक का जो दूरी होता उसमें से हम CD का माइनस कर देते तो B और C का दूरी आ जाता, और ये 10 का रेशियो कर देते हैं, उसी प्रकार इसका रेशियो आता तो टोटल टाइम निकाल लेंगे। लेकिन इस प्रकार से यहाँ पे CD का मान दिया नहीं गया है, तो हमें लगता है क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिसिंग है, तो इस प्रश्न को करते हैं स्किप। ठीक है, ऐसे भी इतना ज्यादा हाई फाई प्रश्न तो आता ही नहीं है, लेकिन ये प्रश्न में कहीं ना कहीं मिसिंग दिया गया है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 98 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? 98 नंबर प्रश्न में दिया गया है कि किसी परीक्षा में 72% उम्मीदवार गणित में उत्तीर्ण हुए, 75% अंग्रेजी में और 60% दोनों में उत्तीर्ण हुए। यदि 52 उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुए तो बताइए कुल कितने उम्मीदवार थे? सो इजी प्रश्न है। जब भी दोनों का बात करें तो डायग्राम बनाने का तरीका ऐसे होना चाहिए, ऐसे। ये बीच वाला होता है दोनों में। 72% गणित में, इसका नाम रखिए मैथ्स, और 75% इंग्लिश में, इसका इंग्लिश। दोनों में कितना हुआ है? 60%। मैथ्स में कितना हुआ है? 72, तो 60 है तो यहां पे कितना आना चाहिए? 12। ये समझ गए। उसके बाद इंग्लिश में 75, तो यहां पे 60 है तो यहां पे 15। पूछा है कि यदि 52 उम्मीदवार दोनों विषय में फेल हुआ, दोनों में कितना फेल हो रहा है? अच्छा, ये तो क्या चीज का है? पास वाला। ये क्या चीज वाला है? पास वाला। तो यहां पे देखिए कि पास कितने विद्यार्थी किया? 60, 15 75 और 12 87। 87% लड़का तो पास कर गया, तो फेल कितना किया? तो जो भी स्टूडेंट होगा अपने आप में 100%
उस 100 में से 87% पास तो 13% फेल, और यही 13% का मान दिया गया है 5200। पूछा है बताइए कुल कितना विद्यार्थी, कुल विद्यार्थी जो भी रहा होगा अपने आप में 100%, तो ये कितना आ जाएगा, डायरेक्ट बना सकते हैं 13 चौका 52, 400 गुना, इसका भी 400 गुना कर दीजिएगा, तो ये आ जाएगा कितना 40,000। करेक्ट आंसर ऑप्शन है, बन जाएगा इस प्रश्न, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने। प्रश्न में क्या लिखा गया है, तो प्रश्न में लिखा गया है एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है, 60% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 1 रुपए में कितने पेन बेचना चाहिए। बहुत इजी सा सवाल है, कैसे बनाएंगे देखिए। एक व्यक्ति 1 रुपए में 8 पेन खरीदता है, तो रुपया 1 में वो 8 पेन खरीदा, 60% का लाभ यानी कि 100 का सामान उसको 160 में बेचने का मन है, एक में कितना बेचेगा। कटिंग कीजिए, 8 के पारा में 8 दूना 16, 2 के पारा में 2 पचे 10, ऊपर में देखिएगा तो ओनली ₹1, नीचे में आया 5, 1 का 5 बेचना पड़ेगा, ऑप्शन सी। ये सब प्रश्न तो बन जाएगा, और ये सब प्रश्न ही आएगा आपके एग्जाम में। और लास्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने, उसके बाद हिंदी और इंग्लिश की तरफ चलेंगे। प्रश्न में दिया गया है एक वर्गाकार खेल के मैदान का क्षेत्रफल 992.25 वर्ग मीटर है। यदि कोई व्यक्ति 1 मिनट में 2.9/10 मीटर चलता है, उस मैदान की परिक्रमा मतलब चारों तरफ चक्कर लगाने में, चारों तरफ चक्कर लगाने में लगभग कितना समय लगेगा। तो इजी प्रश्न है, कैसे करना है देखिए। ये वर्गाकार है, ये क्या है, ये जो फील्ड है यह वर्गाकार है, इसका एरिया दिया गया है, इसका ये पता नहीं है कि इसका भुजा कितना है, इसका एरिया दिया गया है, क्या एरिया दिया गया है 992.25। तो सबको पता है कि एरिया दिया गया है, तो इसी एरिया की सहायता से हम भुजा निकाल सकते हैं, यानी ए स्क्वायर का मान, ये एरिया नहीं बल्कि ए स्क्वायर का मान दिया गया है। ए का मान हो जाएगा √अंडर, दशमलव डायरेक्ट हटाएंगे तो 99.225/100। अब इसका वर्गमूल क्या होगा, सबसे बड़ा समस्या ये आता है। तो जरा आप सोचिए, ये है तो कितना है, ये 99,225 है। अगर हम सिर्फ और सिर्फ 99,000 के बारे में सोचे, 99,000, तो यह लगभग किसका वर्गमूल होगा, जरा सोचिए। 100 का वर्गमूल तो 10,000 ही होता है, गलत हो जाएगा। 200 का वर्गमूल 2 दूना 4, 40,000 ही होगा। 300 का वर्गमूल कितना होगा, 3 3 9, 90,000 हो जाएगा। मतलब 300 से आगे का वर्गमूल होना चाहिए, तो 300 से आगे, और अंतिम में 25 है यानी कि 5 है, तो 305 होगा या तो 315 होगा। अब 305 कैसे सही होगा, 300 का स्क्वायर करेंगे तो 90,000, 305 करेंगे तो 30 गुणे 31 करना पड़ेगा, उससे बेस्ट है ना कि आप 310 कर लीजिए। जब 310 का स्क्वायर कीजिएगा, 310 का स्क्वायर, इसका मतलब हुआ 31 का स्क्वायर, 31 का मतलब होता है 961। अब ये 961 पे डबल जीरो आएगा 96,100, इसका मतलब हुआ कि ये 99,000 है, तो ये 310 से भी ज्यादा होगा। 310 से ज्यादा का मतलब ये पक्का 315 होगा, और बटा में ये सॉरी हाँ 315 का ये स्क्वायर होगा, और बटा में ये 10 का स्क्वायर है। इस प्रकार से आप रूट से बाहर निकालेंगे, 315 बटा में 10, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 31.5। मतलब इसका भुज आ गया 31.5 मीटर सेंटीमीटर, कुछ भी बोलिए, सिर्फ आंसर ही तो निकालना है, यहाँ पे मीटर लिख दीजिए। ये सबका परिक्रमा करेगा, जब ये परिक्रमा करेगा तो चारों तरफ घूमेगा, तो चारों तरफ में परिक्रमा करने में कितना दूरी तय करेगा, यह परिक्रमा करने में जो दूरी तय करेगा 31 चौका कितना होता है 122 नहीं सॉरी 124, 124 में 0.5 0.5 0.5 0.5 4 बार जोड़ेगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 126 मीटर यह चलेगा, 126 मीटर परिक्रमा करेगा। ये इसका क्या हो गया, परिमाप भी निकाल सकते, 4 गुने पूजा। ये बोला गया कि 1 मिनट में 2.9/10 यानी कि 2.9 मीटर चलने के लिए 1 मिनट का समय चाहिए, लेकिन हमको चलना 126 मीटर, तो 1/2.9 गुने में 126। जब इसको आप हल कीजिएगा तो दशमलव उड़ा के ऊपर में 10 दीजिए, यानी कि यहां आ जाएगा 1260 बटा में 29,
29 के पारा है 29 चौका 116, 10 0 29 3 87, 3 आ गया तो समझ जाएंगे कि 43 से स्टार्ट होगा आंसर। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी कर लीजिएगा इस सब भागो। अब डियर लास्ट प्रश्न ये था, उसके बाद अब चलते हैं हिंदी के तरफ और देखते हैं कि हिंदी में किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो हिंदी का प्रश्न स्टार्ट होता है 71 से। 71 में क्या दिया गया है, आज हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं। रावण शब्द में संज्ञा है। रावण कहने से क्या लगता है, आप किसी को बोलते हैं कि एकदम बिल्कुल ही रावण के खानदान का है, तो आपको लग नहीं रहा है कि रावण बोलते ही मात्र लगता है कि एक जाति के बारे में बोध करा रहे हैं। वो सब रावण है, मतलब कोई अगर ज्यादा खाया सब रावण है, लग रहा है ना कि किसी जाति के बारे में बोध करा रहे हैं। इसका मतलब रावण जो शब्द है ना वह जातिवाचक शब्द है। ठीक है, अगला प्रश्न 72, कौन सा शब्द बहुवचन है, मतलब ऑलवेज बहुवचन। तो सबको पता है कि जब बहुवचन का क्लास किए थे तो प्राण एक ऐसा वर्ड है जो ऑलवेज बहुवचन में होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न का आंसर दीजिए। 73, कार्य के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं। सबको पता है कार्य के आधार पर क्रिया के 2 भेद, सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया। करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी कर लेंगे सब। नेक्स्ट 74 में दिया गया है, फेंक कर चलाया जाने वाला हथियार को हम क्या बोलते हैं। तो उसको हम बोलते हैं अस्त्र। जो हाथ में रखते हैं फेंक के चलाते हैं उसको हम बोलते हैं अस्त्र। और शस्त्र का मतलब हुआ ना कि यहां से रह रहे उसको दाग देना, जैसे बंदूक, धनुष। और अस्त्र का मतलब भाला। ये सब तो आप जानते ही होंगे। अगला है 75, किरान बोलते हैं, किनारा का पर्यायवाची शब्द है। किराना का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, तीर। बोलते हैं ना कि नदिया के तीरे तीर, इसका मतलब नदिया के किनारे किनारे। करेक्ट आंसर तीर हो जाएगा, तुरंग तरंग सारा नहीं होगा। करेक्ट आंसर तीर। अगला प्रश्न 76, गिदर भवकी मुहावरे का अर्थ बताइए। गिदर भवकी मुहावरे का अर्थ आप कितना बार पढ़े होंगे। गिदर भवकी मुहावरे का अर्थ होता है झूठी धमकी देना। ऑप्शन सी कर लीजिएगा। नेक्स्ट 77, प्रश्न संख्या 77 में क्या दिया गया है, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। हिंदी द्वारा सारे भारत को एक सूत्र में बांधा जा सकता है। तुरंत आ जाएगा, तो मुंह पे आ जाएगा आंसर इसका, बांधा जा सकता है। अगला प्रश्न 78 में क्या लिखा गया है, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। विध्वंस, विध्वंस, विध्व और विध्वंस, इसमें कौन सा सही लिखा गया है। तो इसमें जो विध्वंस लिखा गया है वो करेक्ट ऑप्शन डी लिखा गया है, विध्वंस करेक्ट है। ये सब आपको किताब पढ़ने से आइडिया लग जाएगा। 79 में क्या है, दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिससे कोई त्रुटि है। शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार होते हैं। शीर्ष के विशाल वृक्ष बड़ी छायादार, यहां पे जो बड़ी लिखा हुआ है ये इसी में गड़बड़ी है, बड़ी में ही गड़बड़ी, तो ऑप्शन डी। लेकिन होगा क्या सही, तो बड़ी के जगह पे वृक्ष बड़ी छायादार नहीं होके बड़े छायादार होते हैं, क्योंकि वृक्ष पुरुष होता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। कर लेंगे सब। नेक्स्ट अगला प्रश्न 80, हिंदी का ये लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। तो ये प्रश्न का जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परख। परख जो है वह जैनेन्द्र द्वारा लिखा गया उपन्यास है। अब चलेंगे इंग्लिश की तरफ और देखते हैं कि इंग्लिश में क्या सब प्रश्न में आ रहा है। यहां से स्टार्ट होता है और लिखा गया है, पिक आउट द मोस्ट इफेक्टिव वर्ड फ्रॉम द गिवन वर्ड्स टू फिल इन द ब्लैंक टू मेक द सेंटेंस मीनिंगफुली कंप्लीट। द डैश ऑफ द चीफ वाज डैश अपॉन हिम। अब सभी को पता होना चाहिए कि चीफ का मतलब प्रमुख होता है। तो द नेम ऑफ द चीफ, प्रमुख का नाम ना। द टाइटल ऑफ द चीफ, टाइटल का मतलब उपाधि, मतलब प्रमुख का उपाधि। तो टाइटल होगा तो ये नेम और अपॉइंटमेंट गलत हो जाएगा। अब टाइटल के साथ क्या लगेगा, तो द टाइटल ऑफ द चीफ वाज इम्पोज्ड या बेस्टोवेड। बेस्टोवेड अपॉन हिम का मतलब होता है, आपको पता होना चाहिए, बेस्टोवर्ड अपॉन का मतलब होता है प्रदान करना। तो द टाइटल ऑफ द चीफ वाज बेस्टोवर्ड अपॉन हिम, मतलब उन्हें प्रमुख की उपाधि प्रदान की गई।
यानी कि करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन डी होगा। थोड़ा बहुत इंग्लिश का नॉलेज होगा तो आप मार लेंगे, और ऐसे प्रैक्टिस करते रहेंगे तो यही सब प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे और आप गर्दा उड़ा के आएंगे। अगला प्रश्न 82 सेम टू सेम वही प्रश्न है, बशर्ते यहाँ पे वर्ड चेंज है। लिखा गया है डज ही रिसेंबल डैश एज हिज फादर, ऑफ हिज फादर या टू हिज फादर। तो इसका जो सही जवाब होगा हिज फादर। रिसेंबल का मतलब होता है समान होना, मतलब क्या वह अपने पिता के समान है, तो हिज फादर ही होगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट अगला प्रश्न 83, ये रहा आपके सामने। 83 में क्या लिखा गया है? इंगल्फ, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंगल्फ। इंगल्फ का मतलब क्या होता है? तो इंगल्फ का मतलब होता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड इंगल्फ। इंगल्फ का सिनोनिम्स बताना है। तो सबसे पहले तो आपको इंगल्फ का मीनिंग पता होना चाहिए। इंगल्फ का मतलब होता है निगलना। इंगल्फ का मतलब होता है निगलना या हड़प लेना, किसी को, कोई सामान को हड़प लेना तो निगलना ही हुआ। ड्राई का मतलब सूखा है, तो ये थोड़ा भी मैच नहीं करता है तो ये गलत हो जाएगा। अनकवर का मतलब होता है बेपर्दा करना, ये भी गलत हो जाएगा। नेग्लेक्ट का मतलब होता है अवहेलना करना, ये भी गलत हो जाएगा। करेक्ट आंसर होगा इनुडिएट। इनुडिएट का मतलब होता है पार्ट, मतलब झांकना या उस पर पर्दा डालना। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब आइए डियर अगला प्रश्न 84 की तरफ। 84 नंबर प्रश्न में क्या दिया गया है? चूज द सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड अप्रेस। ये जो अप्रेस लिखा हुआ है इसका मतलब होता है मूल्यांकन करना या आंकना। तो एक्यूज का मतलब होता है दोष ठहराना, तो ये सिनोनिम्स नहीं हो सकता है, गलत हो जाएगा। प्रेस का मतलब होता है प्रशंसा करना, तो ये भी गलत हो जाएगा। एप्रिशिएट का भी मतलब होता है प्रशंसा करना, ये भी गलत हो जाएगा। एडमायर होता है, उसका भी मतलब प्रशंसा करना होता है। यहाँ पे जज, जज का मतलब भी होता है आंकना, मूल्यांकन करना। जैसे आप किसी को जज नहीं कर पा रहे, मतलब किसी को आप आंक नहीं पा रहे, मूल्यांकन नहीं कर पा रहे, तो अप्रेस का मतलब मूल्यांकन करना या आंकना, और इसी का करेक्ट जवाब हो जाएगा सिनोनिम्स में जज। करेक्ट आंसर ऑप्शन डी। ये जज का मतलब न्यायाधीश भी होता है और आंकना भी होता है। अगला प्रश्न 85 में दिया गया है अगला प्रश्न 85 दिया गया है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड ट्रीचर्स। ये ट्रीचर्स का मतलब होता है विश्वासघात या छल कपट, इसका बताना है उल्टा। तो छल कपट का अगर उल्टा बोले तो विश्वास होगा, यानी कि यहाँ पे सही आंसर आप तुरंत मार दीजिएगा फेथफुल। ये डिसिटफुल नहीं होगा, डिसिटफुल का भी मतलब छल ही होता है। डिसलॉयल नहीं होगा, डिसलॉयल का मतलब बेवफा होता है, ये भी नहीं होगा। डेंजरस का मतलब खतरा होता है, ये भी नहीं होगा। करेक्ट आंसर बोले तो फेथफुल विश्वास होगा। नेक्स्ट अगला 86 में क्या दिया गया है? सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम्स टू प्ले डक्स एंड ड्रैक्स। मतलब टू प्ले का मतलब खेलना, एक साथ खेल रहा है डक्स एंड ड्रैक्स। डक्स का मतलब बत्तख होता है, ड्रैक्स का मतलब मक्खी होता है। ये इसका मतलब होता है बत्तख, ये बत्तख होता है और ये मक्खी होता है। आपको क्या लग रहा है बत्तख और मक्खी एक साथ खेल सकता है? बहुत रिस्की काम है। बत्तख के साथ मक्खी कैसे खेलेगा? वो तो बत्तख खा जाएगा उसको। जैसे आदमी बाघ के साथ, शेर के साथ नहीं खेल सकता है, ये अगर खेलेगा तो ये रिस्की काम है। तो इसी प्रकार से बत्तख जो है मक्खी के साथ नहीं खेल सकता, या मक्खी बत्तख के साथ नहीं खेल सकती, यह रिस्की काम है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टू एक्ट क्लेवरली ना, यहाँ पे चालाकी से एक्ट करेगा नहीं, चालाकी तो कौन करेगा, मरा पड़ जाएगा ये। टू बी हैव रिस्क लेसली, बिल्कुल ये जो है रिस्क लेसली, मतलब करेक्ट आंसर बोले तो ऑप्शन नहीं, करेंट नहीं बल्कि करेक्ट आंसर ऑप्शन ही हो जाएगा। रिस्क काम है, रिस्क का। आदमी अगर बाघ से खेले तो बहुत रिस्की काम है, बत्तख यदि मक्खी से खेले तो बहुत मक्खी के लिए रिस्क का काम है, आ जाएगा तुरंत। नेक्स्ट अगला प्रश्न डियर ये रहा आपके सामने 87 में लिखा गया है सेलेक्ट द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड फॉरेन। फॉरेन का मतलब विदेशी होता है, फोर्थ का मतलब चौथा होता है, फेब्रुअरी मतलब फरवरी, फॉरवर्ड का मतलब आगे होता है। लेकिन इसमें सही कौन लिखा गया?
ये जो हम फॉरेन पढ़ दिए लेकिन ये गलत लिखा गया है। तो फॉरेन जो गलत है इसका सही क्या होगा? तो सही होता है FOREIGN, ये फॉरेन का मतलब विदेशी। ये जो फोर्थ लिखा गया गलत लिखा गया, FOURTH तब होता है चौथा। ये फॉरवर्ड भी गलती लिखा हुआ है, FORWARD होता है फॉरवर्ड, लेकिन ये फेब्रुअरी बिल्कुल करेक्ट लिखा गया है, इसका मतलब फरवरी होता है। तो ऑप्शन सी सही जवाब है। नेक्स्ट प्रश्न का आंसर दीजिए 88। प्रश्न संख्या 88 में सिलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। जंबल है, जर्नी है, जूनियर है, जोवियल है। इसमें इनकरेक्ट लिखा हुआ बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट लिखा गया है। जंबल, और जंबल तो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही लिखा गया है। ये जो जंबल होता है ना, इसका मतलब होता है गड़बड़ी। जूनियर भी सही लिखा गया है, जोवियल भी सही है। जूनियर का मतलब कनिष्ठ होता है, छोटा आदमी। जोवियल का मतलब होता है आनंदित, प्रसन्नित। और ये जर्नी गलत लिखा गया। कैसे? जर्नी का इंग्लिश जो होता है स्पेलिंग वह होता है JOURNEY, जर्नी। इस प्रकार से यह इनकरेक्ट है, तो ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आइए 89 की तरफ। 89 जो है बिल्कुल ग्रामेटिकल है, तो इसको आप खुद ही बना लीजिएगा। पैसिव टू एक्टिव करना ये सब आप जानते ही होंगे। नेक्स्ट है लास्ट, एक तो बना ही सकते हैं आप। 90 में क्या दिया गया है? चूज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। हम 2010 से क्रिकेट खेल रहे हैं। वी हैव बीन प्ले क्रिकेट सिंस 2010। यहाँ पे एक चीज गलत है, रहा है रहिए तो प्लेइंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे प्ले है तो इसलिए गलत हो जाएगा। वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, यहाँ पे वी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010, यही सही होगा। अगर ये सही है तो आखिरकार अगला गलती कैसे होगा? तो बी के साथ तो हैव लगता है, ये भी सही है। हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट सिंस 2010 सही है। बी हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2010 में फोर नहीं, सिंस लगेगा। बी हैज, बी के साथ हैज नहीं लगता, इसलिए गलत। तो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट। और इस प्रकार से हो जाता है आपका इंग्लिश काम, और आगे तो मैथ आपको हम बता ही दिए। तो डियर आज के लिए इस क्लास में इतना है, इस टेस्ट सीरीज में इतना है। आगे लगातार टेस्ट आते रहेगा, तो लगातार टेस्ट करते रहिए। बुक भी खरीदिए मार्केट से, खुद से भी मारिए, रटिए जितना संभव हो सके। सिलेक्शन आपका क्वालिटी से ही होता है, सेटिंग वेटिंग के चक्कर में नहीं पड़े। बाकी आप बर्बाद हो जाएंगे तो फिर बाद में कहेंगे सर आप सही बोल रहे थे, बेकार के सेटिंग करके जो भी मेरे पास कुछ पैसा सेविंग था वो बेकार कर लिए, या कर्ज लेकर के बेकार कर लिए। तो ऐसा ना कीजिए, मेहनत पे विश्वास रखिए, बढ़िया से तैयारी कीजिए। अभी भी आपके पास समय है रटने के लिए, रटिए। ठीक ना, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, शुक्रिया जुड़ने के लिए।